अरे बहू, तुम आज खाना क्यों नहीं बना रही हो? माँ जी, आज मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, बिल्कुल भी खड़ा नहीं हुआ जा रहा। तो खड़ा नहीं हुआ जा रहा तो जाके दवा खा लो, ठीक हो जाओगी। कि सोए सोए ठीक हो जाएगा? जो आकर के सो गई। निर्मला जी अपनी बड़ी बहू सुजाता से घर का पूरा काम करवाती थी और छोटी बहू रचना घर का कोई भी काम नहीं करती, ना ही उसे कभी भी निर्मला जी करने के लिए कहती भी थी, क्योंकि उनके घर में कमाने वाला बस इकलौता रचना का पति ही था, यानी कि निर्मला जी का छोटा बेटा रवि। बड़ा बेटा राजीव जाने कौन सी धुन में रहता था, उससे कोई भी नौकरी हो ही नहीं पाती थी। ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 महीने नौकरी करता, फिर छोड़कर वापस आ जाता। सुजाता उसे जब भी लड़ झगड़ के नौकरी पर भेजती, हर बार बस उसका एक ही रोना था, ये सब नौकरी मेरे बस की बात नहीं है, मैं बिजनेस करूँगा। और बिजनेस के लिए उसके पास पैसे नहीं थे, ना ही निर्मला जी देने के लिए तैयार थीं, क्योंकि उन्हें राजीव पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। उन्हें ऐसा लगता कि बिजनेस के नाम पर ये सारा पैसा डुबा कर रख देगा। राजीव बिल्कुल ही निकम्मा हो गया था, बस उसे घर में बैठकर अच्छा खाने को मिल जाए, पूरे दिन बैठे बैठे टीवी देखेगा, बड़ी बड़ी बातें करेगा, बस यही था उसका डेली का रूटीन। उसके इसी निकम्मेपन की कीमत उसकी पत्नी सुजाता को चुकानी पड़ती थी। कहते भी हैं कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। ये कहावत भी सही है। निर्मला जी का छोटा बेटा रवि वो अच्छी नौकरी करता था, लेकिन पैसे खर्च करने के नाम पर वो सबका बाप था। कुछ भी हो जाए अपनी जेब से 1 रुपया नहीं निकालता था। निर्मला जी को अपने बेटे रवि के बारे में अच्छे से पता था कि वो जल्दी पैसे खर्च नहीं करना चाहता, और निर्मला जी के पति खेती करके बस घर का खर्च ही निकाल पाते थे। निर्मला जी की 4 बेटियां थीं, चारों ही अपने ससुराल में थीं, लेकिन फिर भी साल में 30 त्यौहार पड़ने पर बेटियों के यहाँ आना जाना पड़ता था। तब सीधी सी बात है, खाली हाथ तो जाना नहीं होगा, या जब भी बेटियां मायके आएँ तो उनकी विदाई के लिए मिठाइयाँ, साड़ियाँ, उनके बच्चों के लिए कपड़े, ये सब आखिर छोटा बेटा रवि ही तो करता था। इसलिए निर्मला जी भी रवि और उसकी पत्नी रचना को बहुत ही मानती थीं। उनके मन में हमेशा एक डर बना रहता था कि अगर रचना को मैं खुश नहीं रखूंगी तो वो कभी भी रवि को अपने बस में करके उनकी बेटियों को छुड़वा देगी। इसलिए मजबूरी कहें या लाचारी, निर्मला जी रचना का बहुत ही ख्याल रखती थीं। उसे कोई भी काम नहीं करने देती थीं। उन्हें पता था बहू खुश है तो बेटा अपने आप ही खुश रहेगा। रचना भी दिन रात अपने कमरे में बैठकर आराम करती, यहाँ तक कि रवि ने उसके कमरे में एसी भी लगवा दिया था। पूरे घर में बस एक ही एसी लगा था, वो भी रचना के ही कमरे में। बेचारी सुजाता, उससे तो किसी को कोई मतलब ही नहीं था, क्योंकि उसका पति जो निकम्मा था, उसका पति कुछ करता नहीं तो बदले में बेचारी पूरे घर में नौकर बनी रहती। 2 रोटी के चलते पूरे दिन घर में झाड़ू पोछा, बर्तन, कपड़े, यहाँ तक कि सबका खाना भी अकेले ही बनाती थी। कभी भी रचना उसकी मदद के लिए ना आती थी, या आती भी थी तो निर्मला जी उसे धीरे से अपने कमरे में जाकर आराम करने के लिए कहती। एक दिन अचानक ही सुजाता के पैर में बहुत दर्द होने लगा, बिल्कुल खड़ा नहीं हो पा रही थी। इसलिए वो जाकर अपने कमरे में चुपचाप लेट गई, जिसके चलते खाने में लेट हो गया। तो रचना खुद जाकर किचन में खाना बनाने लगी। निर्मला जी ने रचना को खाना बनाते हुए देखा तो भागते हुए उसके पास आई और बोली, अरे बहू, तुम क्यों खाना बना रही हो? बड़ी बहू कहाँ है? तुम्हारे पति ने तुम्हारे लिए एसी लगवाया है, ऐसे गर्मी में मरने के लिए नहीं। तुम जाकर आराम करो, मैं देखती हूँ। बड़ी बहू को कहते हुए रचना को रसोई घर से बाहर कर देती हैं और खुद सुजाता के कमरे में जाकर उसे बेड पर लेटा हुआ देख कहती हैं, सुजाता, तुम लेटी हो? क्यों, तुम्हें पता नहीं है खाने का टाइम हो गया है? खाना कब बनेगा? सुजाता ने धीरे से कहा, माँ जी, पता नहीं क्यों आज मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, बिल्कुल भी खड़े होने की हिम्मत नहीं हो रही है। हाँ तो दर्द हो रहा है तो दवाई खा लो, कि ऐसे सोए सोए तुम्हारा दर्द सही हो जाएगा। मिल गया तुम्हें एक बहाना। गजब के नखरे हैं भाई, जब से सोई पड़ी हो तब से अगर दवाई खा ली होती तो अब तक तो आराम हो गया होता। रुको, मैं तुम्हें अभी दवा लाकर देती हूँ। आज लेट ही सही, आधे घंटे में तुम्हें आराम हो ही जाएगा, फिर जाकर खाना बना लेना। कहते हुए निर्मला जी सुजाता को दर्द की दवाई दे दी। बेचारी सुजाता भी चुपचाप दवाई खाकर सो गई। आधे घंटे बाद फिर से निर्मला जी आकर उसे जगाते हुए कहने लगी, महारानी, अब आराम मिल गया तो सोने लगी? बिल्कुल भी खाने की चिंता नहीं है। आज सब लोग भूखे ही रहेंगे क्या? नहीं माँ जी, ऐसी बात नहीं है,
लेकिन अगर एक दिन मेरी तबीयत खराब हो भी गई तो क्या रचना खाना नहीं बना सकती? अरे जबान तो देखो इसकी, कितनी लंबी हो गई है। रचना से तुम खुद की तुलना कर रही हो। कहाँ रचना, कहाँ तुम। रचना का पति कमाता है, वो उसके लिए एसी लगवाया है, इसलिए कि वो किचन में गर्मी में जाकर मरे, तुम सबके लिए खाना बना कर दे। अरे ये तो तुम्हारी किस्मत में है, वो भी तुम्हारे उस निकम्मे पति की वजह से। जाने शादी के बाद ऐसा क्या हो गया, अच्छा खासा लड़का ऐसा निकम्मा होकर बैठ गया। माँ जी, इसमें शादी की बाद वाली कौन सी बात है? जो निकम्मा होता है वो पहले से ही होता है। शादी के बाद तो लोगों के ऊपर जिम्मेदारियां पड़ती हैं, लोग अपनी गृहस्थी के लिए और भी परेशान हो जाते हैं। लेकिन जाने कौन सी परवरिश में पला है आपका बेटा, जिसे कुछ समझ में ही नहीं आता है, और उसके इस निकम्मेपन की कीमत मुझे चुकानी पड़ती है। अच्छा, तुझे बड़ा दुख है यहाँ पर? बैठे बैठे खाए जा रही हो, ऊपर से दुख भी बता रही हो। रही रचना की बात, तो उसका पति बाहर काम करता है और वो घर में करे, बाकी तुम महारानी बनकर आराम करोगी। रचना बहू कुछ नहीं करेगी, खाना तो तुम्हें ही बनाना पड़ेगा। चुपचाप से जाकर खाना बनाओ। एक ही माँ के दो बेटे, फिर भी इतना कैसे बदल सकती हैं माँ? लेकिन माँ का भी मतलब छुपा हुआ था रचना और रवि से। उन्हें पता था कि अगर वो उन दोनों को खुश नहीं रखेंगी और उन दोनों से काम करवाएंगी तो हो सकता है कल को रवि उनकी बेटियों को ही ना पूछे, और बेटियां भी जब भी मायके आती तो रचना के लिए 3-3 4-4 साड़ियाँ कपड़े लेके आती, लेकिन वही सुजाता को एक मामूली सी साड़ी पकड़ा देती, क्योंकि उन्हें भी अच्छे से पता था कि रचना ही उनके लिए सोना देने वाली मुर्गी है। सुजाता की इस घर में कोई भी औकात नहीं है, इसलिए बस एक नाम करने के लिए उसके लिए कुछ भी ला देती थी। सुजाता को ये सारी चीज़ पता थी, लेकिन फिर भी वो बेचारी अपनी किस्मत पर ही रोके रह जाती। जब पति ही निकम्मा हो तो दूसरों से क्या ही आस लगाए। लेकिन आज तो सुजाता का धैर्य भी जवाब दे गया था। माँ जी का ऐसा बर्ताव, वो भी उस समय जब उसकी तबीयत ठीक नहीं है, उसके पैरों में दर्द बना हुआ है, वैसी हालत में भी माँ जी बार बार उसे खाना बनाने के लिए कह रही हैं। आखिरकार दुखी होकर सुजाता अगले दिन सुबह सुबह ही अपनी माँ के घर चली जाती है, वो भी अपने पति से ये कहते हुए कि जब तक तुम एक अच्छी नौकरी ढूंढकर खुद नौकरी नहीं करने लगोगे और मेरे भी रहने की व्यवस्था नहीं करोगे, तब तक मैं इस घर में वापस नहीं आऊँगी। अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम मेरे साथ रहना चाहते हो या जिंदगी भर एक निकम्मे का लेबल लगाकर घूमना चाहते हो। क्योंकि तुम घूम सकते हो, तुम्हारा अपना घर है, तुम्हारी अपनी माँ है, लेकिन ना ये मेरा घर है और ना ही ये मेरी माँ है। जिस घर परिवार को मेरे सुख दुख से कोई भी मतलब नहीं है, ऐसे परिवार के लिए मैं अपने आप को झोंक नहीं सकती। पहले तो सबको लगा कि सुजाता ऐसे ही नखरे कर रही है, वो 2-4 दिन में या 10 दिन में वापस आ ही जाएगी। लेकिन धीरे धीरे जब 2 महीने बीत गए और सुजाता ने आने का नाम ही नहीं लिया, तो हार करके राजीव को नौकरी की तलाश करनी ही पड़ी, और आखिरकार उसे दिल्ली में एक अच्छी नौकरी मिल भी जाती है। तनख्वाह भले ही कम थी, पर इतना तो था कि परिवार के खर्च आराम से निकल जाए। जब राजीव ने सुजाता को अपनी नौकरी की बात बताई और उसे वापस घर आने के लिए कहा, तो सुजाता ने साफ मना कर दिया कि अब मैं उस घर में नहीं जाऊंगी, अब मैं सीधा तुम्हारे साथ दिल्ली ही आऊंगी, क्योंकि अगर मैं फिर से घर वापस चली गई तो तुम 2-4 महीने की नौकरी करने के बाद दोबारा घर जाकर ही बैठ जाओगे और मेरी हालत जैसी थी वैसे ही रह जाएगी। इससे अच्छा है कि अगर मैं तुम्हारे साथ रहूंगी तो फिर तुम कहीं भाग भी नहीं पाओगे, और घर जाने की बात ही दूर है। अब मैं भी घर तभी जाऊंगी जब मुझे भी उस घर की बहू होने का दर्जा मिले, ना कि एक निकम्मे की पत्नी और एक नौकरानी का। जब उस घर में मुझे भी रचना जितना मान सम्मान मिलेगा, तब ही मैं उस घर में वापस जाऊंगी। और ये सब होगा तुम्हारी वजह से, तुम्हारी नौकरी की वजह से। इसलिए तुम्हें अब किसी भी कीमत पर नौकरी करनी ही पड़ेगी। मैं पास में रहूंगी तो तुम्हें दाल रोटी की चिंता भी होगी, फिर तुम्हें समझ में आएगा असली इज्जत क्या होती है। अगले दिन सुजाता दिल्ली के लिए निकल पड़ती है और एक छोटे से ही कमरे में अपना आशियाना भी बना लेती है। वो खुश थी, छोटा ही सही, लेकिन वो इस घर की मालकिन थी, इस घर की नौकरानी नहीं। और अपने पति के ऊपर वो इतना चाप चढ़ाकर जरूर रखती थी कि वो चाह कर भी नौकरी छोड़ ना पाए और उसे दोबारा से उस नर्क में ना ले आए। दोस्तों, कभी कभी पति ऐसा मिल भी जाते हैं जिनको ज़बरदस्ती जिम्मेदारियां देनी पड़ती है। एक पति ही तो ऐसा होता है जिसके चलते ससुराल में
उसकी पत्नी को मान, सम्मान और इज्जत मिलती है, क्योंकि आजकल रिश्ते रिश्ते नहीं, पैसे देखे जाते हैं। जिसके पास पैसे हैं उसका ही बोलबाला है। दोस्तों, मात्र मनोरंजन के लिए बनाई गई एक काल्पनिक कहानी है, इसे वास्तविकता से ना जोड़ें। उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई हो। अगर कहानी पसंद आए, कहानी को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताइए कहानी कैसी लगी। प्लीज़ सब्सक्राइब।